बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सिंध की सियासत ने कोई अंदरूनी सियासत की वजह से करवट नहीं ली थी। 1976 में सिंध की सियासत में भूचाल आया और उसकी वजूहात कोई ये नहीं था कि कोई जमात थी, कोई पार्टी का मसला था। इसमें बहुत बड़ा रोल अफगानिस्तान और फिर ईरान की प्रॉक्सी वॉर थी, जिसने कराची पे असरात मुरतब किए और सिंध की सियासत बदलती चली गई। ये वही दौर था जिस वक्त कराची में पहले ही क्लाशनकोफ और ड्रग्स का कल्चर मुतारफ़ करवाया गया। उसके बाद बहुत सारी जमातें जो कि उस वक्त लाइन में थीं, उन सब की अपनी अपनी जंग तो चलती रही, लेकिन तलबा तंजीम से शुरू होने वाला MQM का सफ़र एक बहुत मुस्तहकम सफ़र और कामयाब सफ़र यूं जाना गया कि ख़ुद जो MQM के बानी थे और जो लोग उसको फाउंडर उसको बनाने में आगे थे, अजीम तारिक साहब हों या अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, उनको ख़ुद एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनके लोगों को कि ये पार्टी इतनी ज़्यादा लोगों में मकबूल होगी। लेकिन होते होते ये पार्टी एक नहायत मजबूत सफ़र की तरफ गामज़न हुई, जो सफ़र कुछ अरसे पहले हमें लगता है कि 2013 और उससे पहले 2013 में हम कह सकते हैं कि मुस्तकिल तौर पे उसका सफ़र का ख़ात्मा हुआ। लेकिन आगे ये पार्टी फिर से आगे आ रही है और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम इसके जो धड़े बन गए थे वो भी मिल रहे हैं। सिंध की सियासत में पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज जो दिया वो MQM ने दिया। अब आगे क्या सूरत हाल होती है ये अब वक्त बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि पहले पहल जो MQM का नारा था वो पंजाब की बालादस्ती ना होने का था। उनका जो मौक़िफ़ था वो तो ये था कि पंजाब की बालादस्ती ना हो, लेकिन हालात और वाक़यात जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आई और वो शायद वो पहली तहरीक थी कि जो नाकाम हुई, वरना उस तहरीक में इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी बहुत सारी जमातें भी साथ थी। लेकिन MQM का साथ ना देना, अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब ना होना, साथ देना और अदम एतमाद की तहरीक का ना कामयाब होना MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तवील मुसाफत का सफ़र जो है वो कायम कर गया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी अभी तक सिंध में अपने कदम, कराची में स्पेशली अपने कदम जमा रही है। हम कह सकते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आगे भी हमें ऐसे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपने कदम छुटते हुए महसूस कर रही हो। लेकिन उसके बावजूद कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी एक मायने खेज़ है। वो यूं कि पहली दफ़ा कराची में पीपल्स पार्टी ने अपने कदम मजबूत किए हैं और उस कदम मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल यूं भी है कि MQM ने इस वक्त बॉयकॉट किया और MQM जिस तरह टूट फूट का शिकार थी उसमें ये कुछ होना था और फिर जमात इस्लामी लाइन पे आई और जमात इस्लामी फिर से अपनी स्ट्रीम करी अपनी चीज़ों को। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो चाहती है वो हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे सामने आया वो मुर्तज़ा वहाब पहले उनके मेयर होने पे सवाल उठाया जा रहा था, बड़े दबंग वादे किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे कि मेयर तो जयाला ही होगा। जयाला मेयर बन गया, लेकिन उसके बाद कुछ कानूनी शिकें थीं जिसकी वजह से मेयर को अपनी सीट पर बरकरार रहना था और आज वो एक कानूनी मसला वो भी हल कर दिया गया। इस वक्त जो आखिरी इत्तलात हमारे पास आई हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वो मेयर तो बन चुके थे, लेकिन उसके साथ उनके लिए ज़रूरी था कि 6 माह में उनको किसी UC का चेयरमैन बनना ज़रूरी था। अगर ऐसा ना होता तो शायद उनकी मेयरशिप जो थी वो ख़तरे में पड़ जाती। 3 इलाके थे जिसमें उनका नाम था जहां वो खड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त बिला मुकाबला UC 8 और इब्राहिम हैदरी मलीर का ये इलाका है, वहाँ से वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। ये इतनी आसानियाँ कैसे पैदा हो जाती हैं? जब जिसको कानून में आज़ादी देनी हो वो आज़ादी उसको मिल जाती है, जिसको पीछे करना हो वो पीछे हो जाता है। अभी जो PTI के साथ हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बच्चा बच्चा जानता है, कहने में कोई मुज़ायका नहीं, हम फिर कह देते हैं जो कुछ अभी हो रहा है कमोबेश पहले MQM के साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब वो PTI के साथ हो रहा है। अब जो आगे सूरत हाल आ रही है वो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब का केस जिस भोंडे अंदाज में पहले निपटाया गया था उससे कहीं ज़्यादा भोंडे अंदाज में नवाज शरीफ साहब की वापसी अब हो रही है। ठीक है जनाब, जमहूरी लीडर का वापस आना पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दलील है, लेकिन उसके साथ साथ कानून अगर पहले कोई फैसला कर गया है उसके बाद आप इस वक्त जो रास्ते बना रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें पूछेंगी कि
कवानीन की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। या तो गलत फैसला नहीं होना चाहिए था, उस वक्त बात मान लेनी चाहिए थी, उस वक्त ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, या जो समझते हैं नून लीग वाले के गलत फैसला हुआ, सब कुछ हुआ। हम भी मानते हैं कि केस बड़ा कमज़ोर था, उस पर इतना बड़ा फैसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नून लीग के खिलाफ जाती थी। लेकिन ये वाला मामला कोई ऐसा नहीं था कि जिसपे इतनी बड़ी सजा सुनाई जाती। लेकिन इस वक्त अबूरी जमानत और एक कुछ दिनों का रिलीफ मिलना, जलसे से खिताब करना, यह भी एक सवालिया निशान है जिसको आगे उस पर बात होगी कि आगे क्या होने जा रहा है। फिलहाल जो सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है उसमें यह है कि नून लीग के लिए मुकम्मल तौर पे रास्ते फराम कर दिए गए और चीज़ें उनके लिए आसान की जा रही हैं। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुबशिर मीर साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार नज़ाकत। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहले हम चलते हैं मुबशिर मीर की तरफ। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर, नवाज शरीफ साहब का जाना, वापस आना, और अब तो तमाम उनको ग्रीन चिट दे दी गई है। कोई कहता है डील है, डील तो कभी नून लीग मानती नहीं है कि जनाब उनकी कोई डील कभी रही है, लेकिन वक्त और हालात ने सामने लेके आए कि उनकी डील्स रही हैं हमेशा से। इस वक्त इस सारे मामले को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपने माशाल्लाह बहुत ही शानदार इंट्रो दिया, उसमें ऑलमोस्ट तबसरा भी बहुत अच्छा कर दिया। एक चीज है कि मैं देखता हूं कि हम एज ए तालिब इल्म जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में थ्रू आउट इसमें कोई भी पार्टी किसी बाहर नहीं है, सारी पार्टियां हैं इसमें मुलव्वस हैं, और वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दौर जो है वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, माजी में भी चलता रहा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी एक पार्टी पे बुरा वक्त होता है, कभी दूसरी पार्टी पे बुरा वक्त होता है, तो वो शफलिंग जो है वो होती रहती है। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे फेवरेट पार्टी रही है पंजाब के हवाले से। उसके ऊपर इतने बुरे वक्त नहीं आए जितने इस वक्त पीटीआई पे आए हुए हैं। कभी इस तरह का क्रैकडाउन जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं हुआ। इवन जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था तो वो एक खास वजूहात की बुनियाद पे वो हटे, लेकिन उनकी पार्टी से हुकूमत नहीं छीनी गई। उनकी पार्टी जो थी वो इंटैक्ट रही। उन्हीं का ही बंदा जो है वो वजीर आजम बनाया गया। फिर उसके बाद हमने ख्वाजा आसफ साहब की जुबानी सुन लिया कि उनको 2019 में ही हुकूमत ऑफर कर दी गई। तो आप ये समझ लें कि उनका जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना और मरियम नवाज का तीमारदारी की मामले में, तीमारदारी की आड़ में मुसलसल आराम से एक आम शहरी जैसे लोग घूम फिर रहे हैं उस तरह रहना, बल्कि जलसे करना, अपोजिशन करना, ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मोस्ट फेवरेट पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की है। उसके ताल्लुकात अगर खराब भी होते हैं तो वो कुछ इख्तलाफात होते हैं, ताल्लुकात कता ताल्लुक वाली बात नहीं होती। नंबर एक। नंबर दो, जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की है वो भी कमोबेश ऐसी ही है, एमक्यूएम की भी ऐसी है। लेकिन ये सबसे बुरा वक्त जो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पे आया था या एमक्यूएम पे थोड़े टाइम के लिए आया, अब उससे कहीं ज्यादा बुरा वक्त जो है वो पीटीआई झील रही है। हमें नहीं पता कि ये कितना। मैंने यहाँ पे इसलिए भी किया कि ऐसा नहीं है कि ये जो हम पीटीआई के साथ देख रहे हैं ये पहले नहीं हुआ है, मतलब स्क्रिप्ट कमोबेश वही था, लेकिन वहाँ मसला ये था कि वो एक महदूद इलाके तक महदूद थी वो पार्टी। पीटीआई इस वक्त चूंकि मुल्की सतह पे काम कर रही थी और कुछ पीटीआई की गलतियां भी बड़ी शदीद हैं जिसमें हम उनका बिल्कुल भी वो बात नहीं कर सकते। यहाँ पे चीज़ें इसलिए ज़्यादा खुल के सामने ही, एक तो सोशल मीडिया का दौर और दूसरा ये कि मुल्की सतह की पार्टी, ये वो चीज़ें थीं जो सामने लोगों के आई। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस चीज़ को भूल जाते हैं? क्या आगे याद नहीं रहता हम पहले जजेस के बहुत सारे फैसले जिस पे अभी बात हुई, काजी फाइज ईसा ने भी बात की कि जजेस ने क्या कुछ कहा, और ज़रूरत के वक्त कानून का अमल, ये भी हम एक जज की ज़ुबानी सुन चुके हैं जो आज हयात नहीं है, नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन तारीख तो याद रखेगी ना अगर ये बात की जाती है पानामा की, एकामा की, गलत फैसले हुए। तो इस वक्त ये जो फैसला हुआ है
एक तो होता है फर्द जुर्म आयद करना, एक होता है मुजरिम साबित हो जाना। मुजरिम तो वो साबित हो चुके हैं, गलत हुए या सही हुए, क्या उनको इस तरह की जमानत देनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि देखें, अदालती निज़ाम जो है जिसके बारे में हम देखते हैं कि उसका इंडेक्स क्या है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, शायद यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना डिटेरियोरेट है, इतनी उसकी पुअर परफॉर्मेंस है, इतना ही उसके ऊपर सवालिया निशान है और उसकी रैंकिंग इतनी पुअर है। यही वो वजूहात हैं कि देखें, जब आप किसी भी रियासत का जो इंटैक्ट होना और रियासत का आगे बढ़ने का अमल जारी रखने का एक ही रास्ता है कि उसके इंसाफ देने वाले इदारे जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। बाकी जो पावरफुल इदारे हैं या पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, वो खास सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों या ब्यूरोक्रेसी के हों या पॉलिटिक्स के इदारे हों, उनकी जितनी भी गलतियां हों, लेकिन जब आपका अदालती निज़ाम जो है ना वो अपने मियाद से गिर जाएगा और वो मेरा ख्याल है वो अगर मरहून मिन्नत बन जाएगा, और पाकिस्तान की हिस्ट्री यही बताती है कि अदालती निज़ाम जो है वो इसी तरह चलता रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपना मुकाम ही नहीं बना सकी दुनिया में, अक़वाम आलम में उसका कहीं मुकाम ही नहीं बन रहा कि ये रियासत वो है जो अपने आइन पे चलती है, ये रियासत वो है जो अपने शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। मुबशिर मीर साहब, इसमें कितना कसूर सियासतदानों का है, कितना कसूर उन लोगों का है जिस पे हम बात नहीं कर पाते हैं? लेकिन ये तो अभी की बात है ना कि सोशल मीडिया का दौर है। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई थी 90 में, तो उसमें उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने में किसका नाम है, नाम ले लिया था, इदारों का नाम ले लिया था, एजेंसीज का नाम ले लिया था, MI का नाम ले लिया था। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 16 माह तरक्की नहीं हुई, 3 साल 7 महीने खान साहब की गवर्नमेंट रही, बहुत बोला गया कि चीज़ें बदलेंगी, बदली नहीं गई हैं, इकॉनमी पे असरात पड़े हैं चीज़ों के। तो क्या अभी जो सेटअप है, निगरा सेटअप, और उसको कौन चला रहा है, एवरीबडी नो दैट, कि फैसला कौन कर रहा है उस पर, तो अभी तो फैसले ठीक हो रहे हैं, अभी हमारी इकोनॉमी ठीक जा रही है, अभी हमारा डॉलर नीचे आ गया है, अभी हमारे जो स्मगलिंग है उसको रोका जा रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों के रेट्स में कमी है, पेट्रोल की प्राइस में कमी आ रही है। तो क्या वो ठीक है? मतलब आप अगर जमहूरी सिस्टम लेके आते हैं, जमहूरी हुक्मरान होते हैं, तो वो तो सही फैसला नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्योंकि इसका थोड़ा तवील आंसर है और मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने का। मुबशिर भाई साहब, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुबशिर मीर साहब से हम एक सवाल छोड़ के गए थे, वो उसका जवाब लेते हैं उनसे। जी मुबशिर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री को सामने रखते हुए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को सामने रखते हुए जो एक चीज हमें समझ आती है कि यहाँ पे पॉपुलर क़यादत जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो नहीं चाहिए। ये जो स्लोगन है ना, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये अमलन ऐसा नहीं है। ताकत का सरचश्मा ताकत ही है और वही चलता आ रहा है। अब ना ज़ियाउल हक को के दौर में 1500 लोगों को कोड़े मारे गए, या अभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अब किसी ने 2 महीने बाद की, किसी ने 4 महीने बाद की, किसी ने 6 महीने। अब आप इसमें किसको कसूरवार ठहराएंगे कि अगर किसी की फैमिली जो है वो सफर कर रही थी तो वो उसकी कैपेसिटी 4 महीने तक थी रेजिस्ट करने की, या किसी की 6 महीने तक थी, तो इसमें कौन कसूरवार होगा? कमजोर कसूरवार होगा या ताकतवर कसूरवार होगा? तो ये ताकत की अगर जुबान के साथ जो है आप रियासत को लेके चलेंगे और आइन और कानून के साथ लेके नहीं चलेंगे, और कोई जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके साथ लेके नहीं चलेंगे, तो इसी तरह की सियासी जमातें होंगी, इसी तरह के जो है वो ब्यूरोक्रेसी होगी, इसी तरह के दीगर इदारे भी होंगे, फिर इसी तरह रियासत का इमेज भी होगा। अभी आप फरमा रही थी कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है, तो कीमतें कम हुई हैं। मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सट्टेबाजी का इदारा है, वहाँ पे सट्टेबाजी होती है। तो मुल्क की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, लेकिन सट्टेबाजी हो रही है, क्योंकि हुक्म दिया जाता है सरकारी इदारों को कि वहाँ पे खरीदारी करो और पैसा जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है इस वक्त? हाँ, मैनेज किया जा रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या लोगों की परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया है? नहीं, महंगाई अभी इजाफा हो गया है?
पेट्रोल की प्राइस कम होने के बावजूद भी चीजें कम नहीं हुई हैं इस वक्त भी। देखिए, क्या इंडस्ट्री रिवाइव होनी शुरू हो गई है? क्या एक्सपोर्ट का जो है वो आपके हदफ जो है वो हासिल होने शुरू हो गए हैं? जब ये चीजें नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड जो डायरेक्शन है, सॉलिड ग्रोथ है, उसकी तरफ हम नहीं गए अभी। हमारा फी का आमदनी में कोई $1 का इजाफा नहीं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो लिहाजा ये चीजें सारी कॉस्मेटिक हैं। जिस तरह पॉलिटिकल एक और चीज जो हम अभी तारीख में देखते हैं सहाफत के तालिब इल्म की हैसियत से, इफ्तिखार चौधरी वाला जब केस हुआ 2008 के बाद हमने ये चीज़ें देखी थी कि उस वक्त डीप इंजीनियरिंग का एक प्री प्लान एक पहले से बना दिया गया था कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है, सियासतदानों को कैसे मैनेज करना है, जिसके असरात हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्राइवेट चैनल्स पे भी नज़र आए और फिर सियासत पे भी नज़र आए और फिर इमरान खान साहब भी सामने आए। इस पे आप क्या समझते हैं इस वक्त के जब बाजवा साहब गए, उन्होंने कहा कि हम तो पॉलिटिक्स में अब नहीं आना चाहते, अब जाहिर सी बात है जिनका काम सरहदों पे खड़े रहना है वो शायद एक्सेप्ट करके गए कि वो जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से ग्राउंड दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो जो बाजवा साहब कह के गए हैं उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये ज़रूर होता है कि हम तो समझ रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाकई ही जमहूर और जमहूरियत के गिर्द घूमेगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अभी तो उससे ज्यादा वर्स हो गई है पोजीशन। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि उससे ज्यादा जो है वो अदम एतमाद वाली कैफियत पैदा हो गई है अवाम के अंदर। मैं एक चीज बड़ी सिंपल कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप जितनी मर्जी ताकतवर हो जाएं, हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको बहुत ताकतवर होना चाहिए, दुनिया के लिए ताकतवर होना चाहिए। लेकिन अगर उनके ताकतवर होने से मुल्क तरक्की करे, अगर उनके ताकतवर होने से रियासत और शहरी का रिश्ता मजबूत हो जाए, फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर वो रिश्ता कमजोर हो गया है और आपकी पोजीशन जो है वो पहले से कम हो गई है, तो फिर उस ताकत को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो रियासत की बेहतरी में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? सवाल तो ये होता है कि जो मैयत आप किसी किस्म के मैयत लेते हैं और वो मुल्क को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फिर क्या उस चीज का फायदा? आप देखें ना, अभी आप मिसालें देते हैं, हम सब लोग मिसालें देते हैं, अयूब खान के दौर की मिसालें देते हैं, है तो वो भी फौजी दौर, है तो वो भी आमराना दौर, उसमें भी सियासी लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादतियां हुई, मुखालफीन को बहुत बुरी तरह, इवन फातिमा जिन्ना के साथ जो है वो बड़ा बुरा सलूक किया गया। लेकिन आप जब इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें उनमें ग्रोथ नजर आती है, तो आप उनको उसमें प्लस पॉइंट देते हैं। लेकिन उस ताकत का उन्होंने एक चीज तो दे दी कि चलो भाई, हमने आपको एक इंडस्ट्रियल जो है वो बेस बना के दी थी, आपके डैम बनाए थे, व्हाटएवर, कोई भी चीजें बनी उस दौर में बनी। लेकिन पॉलिटिकली उनका रिकॉर्ड जो है वो भी गलत है, उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। साहब का दौर था, उसमें भी जिस तरह से साफियों के साथ हुआ, जो कुछ आगे हम देखते हैं। अच्छा, ज़िया-उल हक का दौर जो था वो इसलिए आपको बेहतर लगता है कि उसके बाद दौर बुरा आया ज्यादा, लेकिन उस वक्त भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई, बल्कि समाजी तौर पर बहुत ज्यादा तनज़्ज़ुली हुई, बहुत ज्यादा वेपन आया मुआशरे के अंदर, ड्रग्स आया, और वो अफगान वॉर के असरात आना शुरू हुए, फिरका वारियत बढ़ी, ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो फिरका वाराना ग्रुप्स जो हैं वो आगे बढ़े। लिहाजा मैं उस दौर को तरक्की नहीं कहता, मैं कहता हूं कि चूंकि उसके बाद के दौर ज्यादा बुरे आए, इसलिए वो दौर हमें अच्छा लगना शुरू हो गया, हालांकि वो भी डिटेरियोरेशन चल रही थी। अब अगर इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, इसमें अगर इतनी ही उससे या बढ़ के लेवल पे अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और हो रही है, जो नजर आ रही है, जिस तरह मेयर की हम बात कर रहे थे, तो मेयर का इलेक्शन कितनी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो इसी तरह अगर ये चीज चलती जा रही है और होती जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सियासी तौर पर एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि सियासी तौर पर हम रियासत और शहरी का जो रिश्ता है उसको कमजोर कर रहे हैं। मेरा अपने मुल्क के आइन पे एतमाद बढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरे मुल्क के आइन पे मेरा एतमाद नहीं बढ़ रहा। तो अभी तो चीफ जस्टिस कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हमारा मकसद जो है कि आइन जो है वो इंटैक्ट हो, आइन के ऊपर अमल हो। अभी उन्होंने इस चीज को देखना है, लाजमी उन्होंने कहा है, देखेंगे कि रियासत का जो आइन था उसके मुताबिक जिस टाइम पे इलेक्शन होने थे क्यों नहीं हुए।
जबकि सुप्रीम सर कोर्ट मसला ने ये ऑर्डर है भी ना किया कि था। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस पे कि पहले तो ये डिफाइन करने की जरूरत है कि रियासत है क्या। अब तो हमारा जो बच्चा है वो समझता है कि रियासत सिर्फ एक ही इदारे के गिर्द घूमती है। मसला तो वहां खड़ा हो रहा है। नहीं, एक रियासत देखिए, हम तो पूरे का पूरा ही निजाम को लेंगे ना, पार्लियामेंट को लेंगे, पार्लियामेंट के दोनों मुकन्ना है, ईवानों को अदलिया लेंगे, है, इंतजामिया है, सारा है। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी का एक इदारा ऐसा है हमारा जिसका जो है वो होल्ड ज्यादा है, जिसके मामलात जो हैं, अफेयर्स जो हैं उसके ज्यादा हैं, इसलिए वो डिस्कशन में ज्यादा आता है। अदरवाइज जो है जब हम बात करते हैं तो उनकी भी बात करते हैं, अदलिया की भी बात करते हैं। जैसे हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अगर पार्लियामेंट के रोल की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के रोल की भी बात करते हैं। आप देखें ना, पार्लियामेंट ने क्या कानून साजी की है कि भाई वहां पे अगर 29 बंदे बैठे हैं तो बिल पास हो रहा है। अभी 18वीं तरमीम पे फिर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि जी ये इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं की थी दोनों ईवानों ने, और फटाफट 2 दिन में इसको पास कर दिया था, और अब उसके बुरे असरात पूरे यानी कि वफाक और सूबों के हवाले से आना शुरू हो गए। सर मैं यही मतलब क्या ये है? मैं कल भी क्वेश्चन रेज किया था। मैं चाहती हूँ कि इस पे कोई कंक्लूजन निकले। आपने अभी पार्लियामेंट की बात की, पार्लियामेंट में गलतियां हुई हैं। पहले हम देखते हैं पीसीओ जजेस वाला मामला तारीख पे धब्बा है मेरा ख्याल है कि अदलिया की तारीख पे, और जो कुछ पहले हुआ है और जिस किस्म के रिमार्क्स हुए कि एक वजीर आजम को साइड में करके उसके बाद उसके बारे में बात करना, उसको फिर ऑथेंटिक करार देना, कानूनी बना देना, ये एक बड़ा एक मजाक था तारीख का। लेकिन साथ ही साथ मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या इन सारे मसलों में कहीं पॉलिटिशियन गलत नहीं था? जो हमारे लीडर एक के बाद एक सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चलता आ रहा है, तो क्या उनमें कोई खराबी नहीं थी? ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बारूसी सियासत या इस तरह की जितनी भी जो है वो पार्टियों के अंदर निजाम है, पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। लेकिन एक चीज हमें कहनी पड़ेगी, जितने स्टेक होल्डर हैं, जो खासतौर पे जो पावर के कॉरिडोर के स्टेक होल्डर हैं, उसमें अवाम बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं बड़े पावरफुल को वो आगे हैं। उसमें जितनी ताकत जिसके पास है ना, वो उतना अगर उसने ठीक डिलीवर नहीं किया तो वो उतना कसूरवार ज्यादा है, उसको उसका शेयर ज्यादा है खराबी पैदा करने में। नहीं, जिसके पास ताकत कम है। मैं एक सवाल का मुझे जवाब दें। एवन फील्ड केस हो गया, अजीजिया रेफरेंस हो गया, तोशा खाना अभी खान साहब के खिलाफ भी हुआ है, या इस किस्म के केसेस जिसमें करप्शन की बात की, 9 मई को अभी हम भूल जाते हैं। करप्शन में का आगाज ही हम ये कह सकते हैं कि कब हुआ, तो हम कहते हैं जी 80s में बहुत हुआ, और 80s में किसकी सियासत थी, यू नो दैट। क्या आप समझते हैं कि 80s 90s में जो है शुरू हो गया करप्शन? बल्कि 90s में हमें कहना चाहिए कि सही तरीके से करप्शन जो पाकिस्तान में खाने वाली सिचुएशन है वो बनी, वो किसी इदारे ने तो नहीं की थी, पॉलिटिशियंस नहीं की थी ना वो। बिल्कुल, पॉलिटिशियन उसका हिस्सा बनते हैं, नेक्सस बनता है, फिर वो करप्शन होती है। लेकिन मुझे आप एक सवाल का जवाब आप दे दें, इलेक्शन होने से पहले क्या कौन डिसाइड कर देता है कि पावर किसको मिलेगी? ये कौन डिसाइड? मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। इस जवाब नहीं, इसके जवाब में नहीं सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब ये आप तय करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं बैठ के बंदर बांट होती है, जिसमें पॉलिटिशियन अपना शेयर जो है वो रखता है, और जो उसको देने वाली कुव्वतें होती हैं वो अपना शेयर रखती हैं, तो दोनों मिलके कर रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मसलन टोटली एक ग्रुप का जो है या एक तरफ का जो है ना वो कसूर है। जब आपने पहले तय कर दिया, अभी हम जो नवाज शरीफ की गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसके आने से पहले उसके रास्ते हमवार हो रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है भाई? नवाज शरीफ खुद तो नहीं कर सकता, अदलिया भी नहीं कर रही। इतनी उसकी तो इसका मतलब है जो कर रहा है तो वो भी उसमें हिस्सेदार तो हो गया ना भाई, तो वो उसका हिस्सेदार है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले तो ये ही चीज जो है ना वो पिंच करती है कि अवाम ने अभी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन एक फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है कि फलां बंदे को जो है वो इख्तियार दे दिया जाएगा। इस पे हमें एतराज है। बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर मेरे साथ मौजूद थे। उनके सवाल का जवाब तो मैं ना दे सकी, लेकिन उसके जवाब में एक दुआ ज़रूर है। मैं कहती हूँ कि जनाब बहुत सारे तजर्बात पाकिस्तान में हो चुके हैं, 76 ईयर्स में आपने कर लिए। एक तजर्बा ये भी कर लें, एक दफ़ा जमहूर की ताकत को आजमा के देख ही लें, पता चल जाएगा कौन मैदान में आना है, किसको खाली रहना है। उसके बाद आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कौन आता है इक़्तिदार में, कौन नहीं आता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं कुछ हिस्ट्री और कुछ अभी के हालात। हम सुधरे नहीं हैं। तारीख से अगर हम सबक सीख लेते तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते। लगता है कि मजीद गलतियां आगे होने वाली हैं। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
ठीक है जनाब, थोड़ी सी लाइन में डिसऑर्डर हो रहा है, फिर उस पर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, हम ये समझते थे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो कुछ सिनेरियो चल रहा है, ठीक है जनाब, किसी पॉलिटिकल लीडर का आना पाकिस्तान में ये जमहूरी अमल के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से उनको लाया जा रहा है, किस तरह से सियासत के दायरे में वापस शामिल किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिस पर बात करना ज़रूरी है। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब, क्या समझते हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी को किस तरह से कमेंट करेंगे, सियासत में आगे कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए उनको पाकिस्तान लाया गया है। क्या कमेंट है आपके? देखिए, बात यह है कि ये तो खाम ख्याली है कि जी वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। अभी इलेक्शन की डेट आई नहीं है, नॉमिनेशन पेपर हुए नहीं हैं, ही इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और 25 को अगर ये पेश नहीं हुए तो इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये है कि सारी दुनिया को पता है कि क्या ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। ये कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया के होते हुए कोई भी चीज जो है वो पोशीदा नहीं रह सकती। अभी आपको पता होगा उसने बीबी वालों ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, विदाउट एनी लॉ है। किस कानून के तहत उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? सारी मशीनरी जो है पंजाब की उनको वेलकम करने के लिए लगी हुई है। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरे अपने रिश्तेदार मेरी आंखों के सामने कत्ल हुए हैं, मुझे इस मुल्क की कदर है, और मैंने 27 साल फौज में भी गुजारे हैं। आई लव माई आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह से जो काम हो रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे वो बिलावल भुट्टो ने कहा है, होना चाहिए सबके लिए। ओपन, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप देखें कि कोई भी काम आईनी तरीके से नहीं हो रहा। 90 डेज केयर टेकर गवर्नमेंट्स का स्टे है, वो स्टे कर गई है। तो मतलब ये है कि हमारी जो है वो बेसिकली, मेरे अपनी जाती राय, आई मे बी रॉन्ग, वी आर ऑलमोस्ट ए फेल्ड स्टेट। हमारा दुनिया में अब कोई वो मुकाम नहीं रहा दुनिया के अंदर। हम कुछ भी कर लें, एक हम इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, और हम इस तरह के खिलवाड़ करते हैं। किसी को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको एक कानूनी तरीके से सजा मिली है, सीधी सी बात है, कोई भी केस जब अदालत में जाता है, एक फरीक हारता है, एक जीतता है। जो जीतता है वो खुश होता है, जो हारता है वो कहता है जी दांधी हुई है, जज मिले हुए थे। तो ये हमारा एक सिस्टम हो गया है, डेवलप हो गया है पाकिस्तान में, कि हम जो है हार को तस्लीम नहीं करते। हम फैसलों को जो हमारे खिलाफ आए उनको तस्लीम नहीं करते, और अपनी मर्जी से मामला को चलाते हैं। इस तरह से बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट मेरे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त कम है। एक शख्स जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, अगर उसके ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हों तो अफसोस तो है कि चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए। इस वक्त जिसने पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं कहूँगी, हमेशा प्रोग्राम में ज़रूर कहती हूँ, दुआ है वही हुक्मरान आए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करे। लेकिन जी यूँ चाहता है आजकल कि हाथ उठा के तमाम पाकिस्तानी अब दुआ कर लें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।